चलिए आइए दोस्तों, अब यहाँ पे हम कैपिटल स्ट्रक्चर का आपका क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में स्टूडेंट का यहाँ पे डाउट था, तो स्पेसिफिकली क्वेश्चन नंबर 11 हम कंप्लीट कर लेते हैं। क्या है इलस्ट्रेशन नंबर 11, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 11 में। तो यहाँ पे देखिए, तो कहता है कि फाइनेंशियल एडवाइज़र ऑफ सन लिमिटेड इज़ कंफर्ट विद द फॉलोइंग टू अल्टरनेटिव्स। इनके पास टू फाइनेंशियल अल्टरनेटिव प्लान्स है, उनके बारे में कहता है। ये प्लान बेसिकली क्यों बनाए गए हैं? क्योंकि कंपनी को 10 लाख रुपए की ज़रूरत है। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है 10 लाख रुपीज़ की कंपनी को ज़रूरत है, और ये 10 लाख रुपीज़ की ज़रूरत है, इसके कारण यहाँ पे दो अल्टरनेटिव हैं। मतलब कि 10 लाख रुपए कैसे मंगवा सकते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे कंपनी के पास दो तरीके हैं। सबसे पहला अल्टरनेटिव 1 कहता है कि 80% ऑफ द फंड विथ 14% डिबेंचर। 80% जो है हम यहाँ पे फंड डिबेंचर से ले ले। डिबेंचर्स का रेट रहेगा 14%, मतलब कि पहला यहाँ पे कहता है 80% 14% डिबेंचर से इशू कर दो। और कहता है कि बैलेंस के लिए जो है आप क्या करेंगे, बैलेंस के लिए आप इक्विटी शेयर इशू कर देंगे प्रीमियम से 33.33% प्रीमियम के हिसाब से। लेकिन डिबेंचर्स में एक चीज़ यहाँ पे कही है कि डिबेंचर्स आप इशू करेंगे एट पार, लेकिन ध्यान रहे रिडीम होगा 10% प्रीमियम के हिसाब से 10 साल के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे अगर डिबेंचर इशू करोगे तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, एट अ पार आप इशू करेंगे, लेकिन जब रिडीम करेंगे 10 साल बाद तो आपको 10% ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा प्रीमियम का। ठीक है, और 20% बचा, 20% इक्विटी शेयर इशू कर दो 33.33% के हिसाब से। ये चीज़ कहना चाहता है। अल्टरनेटिव 2 कहता है कि एक काम करिए, 10% जो है आप रिक्वायर्ड बाय इशू 8% इररिडीमेबल डिबेंचर इशू कर दीजिए। ठीक है, तो टोटल जो फंड आपको रिक्वायर्ड है, इसमें से 10% का आप डिबेंचर इशू कर दीजिए, जो कि इशू करेंगे एट पार। और कहता है कि रिमेनिंग आपको जो अमाउंट चाहिए 90%, तो 90% अमाउंट जो है आप इक्विटी शेयर से इशू करेंगे। ठीक है, 90% अमाउंट इक्विटी शेयर से इशू करेंगे। मार्केट प्राइस इसका रहेगा 125। ठीक है, इसके बाद क्या कहता है, इसके बाद कहता है करंटली फर्म जो अर्न करती है, इनकी अर्निंग जो है पर शेयर के हिसाब से वो 21 रुपीज़ पर शेयर है। ठीक है, और इसके बाद कहता है कि मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपांशन प्रोग्राम इज़ एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज द फर्म्स ईबीआईटी। डायरेक्टली ईबीआईटी आपको दे रखा है कि अगर हम ये प्लान अप्लाई करते हैं तो उसके बाद का ईबीआईटी कितना रहेगा। बेसिकली हमें वही चाहिए होता है, तो आपको यहाँ पे गिवन है 2 लाख रुपीज़ एन्युअली के हिसाब से। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कहता है कि बैलेंस शीट आपको गिवन है करंट ईयर की, तो करंट लाइबिलिटी कितनी है, लॉन्ग टर्म लोन कितनी है, ये सारी चीज़ें आपको गिवन है। और नीचे कहता है हावेवर फाइनेंस एडवाइजर इज कंसर्न अबाउट द इफेक्ट दैट इशू ऑफ डेप्ट माइट हैव ऑन द फर्म। कहता है एवरेज डेप्ट रेशियो जो है, एवरेज डेप्थ रेशियो फॉर द फर्म इन इंडस्ट्री 35% है। ठीक है, लेकिन कहता है कि ही बिलीव्स इफ द रेशियो इज एक्सीड द पीई रेशियो, ठीक है, प्रॉफिट अर्निंग रेशियो, पीई रेशियो ऑफ द कंपनी विल बी 7। ठीक है, अगर इससे आगे बढ़ेगा तो पी रेशियो कितना होगा, 7 होगा, बिकॉज ऑफ पोटेंशियल ग्रेटर रिस्क। ठीक है, कि अगर आपका डेप्ट इक्विटी रेशियो वैसे तो 35% है, लेकिन अगर आपकी कंपनी का इससे ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, तो कहता है कि पी रेशियो 7 हो जाएगा, क्योंकि जैसे अगर आप डेप्ट ज़्यादा लोगे तो ऑब्वियसली रिस्क बढ़ता जाएगा, इसलिए पी रेशियो आपका 7 हो जाएगा, ये कहना चाहता है। इसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे। इसके बाद इफ़ द फर्म इंक्रीज इट्स इक्विटी कैपिटल बाय मोर देन 10%, अगर 10% से ज़्यादा अगर इक्विटी शेयर इशू कर दिया तो कहता है ही एक्सपेक्ट द पीई रेशियो ऑफ द कंपनी विल इंक्रीज टू 8.5%। ठीक है, 8.5 हो जाएगा अगर हम 10% से ज़्यादा इक्विटी शेयर इशू करते हैं तो। ठीक है, इसके बाद कहता है एज्यूम टैक्स रेट जो है वो आपका 25% है, टैक्स रेट आपका 25% है। एज्यूम टारगेट डिविडेंड पे आउट रेशियो अंडर ईच अल्टरनेटिव टू बी 60%। ठीक है, तो डिविडेंड हम कितना बांट देते हैं, 60%। तो कंपनी जितना भी अर्निंग करती है उसमें से 60% वो एज ए डिविडेंड बांट देती है। और उसके बाद कहता है कि फॉर द नेक्स्ट ईयर एंड ग्रोथ जो है वो हर साल 10% होता है। ठीक है, और आपको कहता है कि फॉर द पर्पज ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको कहा गया है कि सजेस्ट करिए विथ रीजन। ठीक है, अल्टरनेटिव विच अल्टरनेटिव इज़ बेटर, कौन सा अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव 1 या फिर 2, कौन सा बेटर है। और आपको साथ ही साथ यहाँ पे चीज़ें बतानी है कि ईपीएस कितना, मार्केट प्राइस कितना, ये आपको बताना है।
इसके बाद फाइनेंशियल लीवरेज, जो कि आप लीवरेज चैप्टर में पढ़ के आए हैं, वो आपको बताना है। और WACC कैलकुलेट करके दे देना है, WACC वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, ध्यान रहे WACC आपको यहाँ पे क्लियरली बोल रखा है कि यूजिंग बुक वैल्यू वेट के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। मतलब कि बुक वैल्यू ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, और क्वेश्चन को वही वेट आप लेके कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आइए इसको कैलकुलेशन करते हैं। तो हमारे यहाँ पे कैलकुलेशन अगर हम स्टार्ट करें अपना, तो यहाँ पे अगर आपको फॉर्मेट पता हो तो आपको पता है कि हम क्या करते हैं। अल्टरनेटिव, अगर यहाँ पे दो अल्टरनेटिव है तो हम क्या करते हैं, सिंपली कॉलम बना लेते हैं। दो कॉलम बनानी पड़ेगी अल्टरनेटिव्स के लिए, तो हम सिंपली कुछ इस तरीके से काम करेंगे कि पर्टिकुलर का एक कॉलम, ठीक है, जहाँ पे हम पूरे का पूरा फॉर्मेट लिखेंगे। EBIT से स्टार्ट होगा और लास्ट तक। ठीक है, स्टार्टिंग कहाँ से, EBIT से होता है। ठीक है, और EPS तक, जिसका EPS ज़्यादा वो हम कह देंगे कि वो अल्टरनेटिव बेहतर है। ठीक है, बिल्कुल इस तरीके का फॉर्मेट हम यहाँ पे बनाएंगे। दो कॉलम बनाएंगे, ठीक है, अल्टरनेटिव 1 और अल्टरनेटिव 2 के लिए। ठीक है, ये 1 और 2। अब यहाँ पे दिक्कत वाली बात क्या है कि EBIT हमें यहाँ पे चाहिए। ठीक है, EBIT कौन सा चाहिए, मैं आपको ऑलरेडी लेक्चर में बता चुका हूँ कि EBIT हमें कौन सा लेना होता है। ये प्लान एक्सरसाइज होगा उसके बाद का, हमें प्लान के एक्सरसाइज होने का बाद का। ठीक है, ये ऑलरेडी बता चुका हूँ तो वापस से बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे सिंपली इसने कहा है कि आपका जो EBIT है वो एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज 2 लाख रुपीज़। तो EBIT बाद का आपको दे रखा है, लेकिन यहाँ पे कितना है वो नहीं बताया। इसने कहा कि एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज, ये इंक्रीज हो जाएगा 2 लाख रुपए से। मतलब कि एक काम करिए, अभी करंट जो EBIT है वो निकालिए, उसमें 2 लाख ऐड कर दीजिए, आपको एक्सपेक्टेड मिल जाएगा, ये कहना चाहता है। तो करंट EBIT कितना है वो हमें चाहिए है। करंट EBIT के बारे में क्वेश्चन में डायरेक्टली तो कहीं पे बात नहीं करी गई थी, इसका मतलब हमें EBIT निकालना पड़ेगा। और करंट EBIT निकालने के बाद ही हम इस क्वेश्चन का कुछ सॉल्यूशन ला सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन तभी निकलेगा जब हमें एक्सपेक्टेड EBIT पता चलेगा। और एक्सपेक्टेड EBIT के लिए कहता है कि करंट EBIT निकालो, उसमें 2 लाख ऐड कर दो तो एक्सपेक्टेड मिल जाएगा। तो जैसे ही एक्सपेक्टेड मिल गया तो क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में मेन चीज़ क्या है कि हमें करंट EBIT नहीं पता, इसलिए करंट EBIT हमें ढूंढना है ताकि तुरंत हम उसमें 2 लाख ऐड करके एक्सपेक्टेड EBIT निकाल लेते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे करंट EBIT निकाल लेते हैं हम। यहाँ पे चलिए मैंने यहाँ पे पेज ऐड कर दिया। कुछ चीज़ें हम यहाँ पे फॉर्मेट सबसे पहले लिख लेते हैं कि हमें EBIT चाहिए करंट का। ठीक है, तो सिंपल है। सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मेट लिख लेते हैं। अपना फॉर्मेट क्या रहता है, तो फॉर्मेट कुछ इस तरीके से है। EBIT से स्टार्ट करेंगे, नॉर्मल EBIT की ज़रूरत होगी। ठीक है, EBIT के हिसाब से स्टार्ट होता है, उसमें हम फिर इंटरेस्ट माइनस करते हैं। इंटरेस्ट माइनस करते ही आपको EBT मिल जाएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स, EBT। EBT में से टैक्स माइनस करने पे आपको EAT मिल जाएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स। और अर्निंग आफ्टर टैक्स जैसे ही आपको मिल जाता है, ठीक है, आप सिंपली इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर देंगे अगर प्रेफरेंस शेयर है। तो क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पे भी प्रेफरेंस शेयर की बात भी नहीं करी। और इवन करंट ईयर की बैलेंस शीट देखें तो वहाँ पे भी कोई बैलेंस प्रेफरेंस शेयर का कोई यहाँ पे अमाउंट नहीं है। तो डायरेक्टली यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स हम करेंगे। ये चीज़ तो हम ऑलरेडी अपने लेक्चर्स में पढ़ के आ रहे हैं, तो ये चीज़ मुझे कहीं पे भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ आपकी कंप्लीट हो जाती है और ये आपका क्या आ जाएगा सर, EPS। ठीक है, अब हमारे पास में करंट ईयर की क्या क्या इन्फॉर्मेशन है हमें ये चाहिए। हमें EBIT चाहिए, ओबियसली क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं गिवन है इसलिए यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं। हमें ये चाहिए, ये हमें नहीं पता, तो हमें ये निकालना है। तो इसके अलावा की इन्फॉर्मेशन को हमें कलेक्ट करना पड़ेगा। अगर मैं क्वेश्चन में देखूँ तो स्टार्टिंग में तो यहाँ पे अल्टरनेटिव्स की बात करी गई थी, इसके बाद यहाँ पे ऊपर बात करी गई थी कि करंटली EPS कितना है, 21, ये डायरेक्टली गिवन है। तो ये EPS 21 है, ये हमें गिवन है। जो जो चीज़ें पता है वो यहाँ पे लिखते चलेंगे। तो करंटली EPS जो है वो 21 है। ठीक है, इसके बाद नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, तो उसके लिए तो बैलेंस शीट गिवन है, वहीं से निकाल लेंगे नंबर ऑफ शेयर कितने हैं। इक्विटी शेयर कहता है 20 लाख रुपीज़ की कैपिटल है, 100 रुपये का एक शेयर है। तो बताइए कितना होगा, तो 20 लाख रुपीज़ डिवाइड बाई 100 रुपये, मतलब कि 20,000 आपके पास में शेष। ठीक है, अब बड़े ध्यान से सिंपल सी बात है कि अगर हम कहें यहाँ पे
अगर हम यहाँ पे कहें कि 20,000 कोई अमाउंट है ईएटी का, ठीक है, ईएटी का कोई अमाउंट है, मैं कहूँ जिसे डिवाइड बाय करूँ 20,000 तो मुझे 21 मिलने वाला है। तो कितना अमाउंट होगा क्या आप निकाल सकते हो? ऑब्वियसली 20,000 इंटू 21 कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 4,20,000। 4,20,000 आपको ईएटी मिल चुका है, ठीक है। बस इसी तरीके से ढूंढते फिरेंगे और आगे निकलते चलेंगे। तो यहाँ पे टैक्स रेट क्वेश्चन में गिवन था, टैक्स रेट कहाँ पे है? टैक्स रेट ये रहा 25%। मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ? टैक्स 25% है, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे कोई अमाउंट है ईबीटी का कोई अमाउंट रहा होगा जिसमें से हमने 25% माइनस किया और यहाँ पे कितना बचा होगा? 75%, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? वो इसका मतलब है कि 4,20,000 जो है वो 75% है। तो 100% कितना होगा? 100% मतलब कि ईबीटी। तो ईबीटी कितना होगा? तो सिंपल सी बात है 4,20,000 डिवाइड बाई 75% करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे हम क्वेश्चन बहुत सारे कर चुके हैं इस तरीके का, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो 5,60,000 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। 5,60,000 क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, इसमें से 25% माइनस करिए, वही आंसर आ जाएगा 4,20,000, ठीक है। 5,60,000 का 25% करें तो 1,40,000, 1,40,000, ठीक है। ये माइनस करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? अब मेन चीज़ है इंटरेस्ट भी हमें निकालना पड़ेगा। इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि इंटरेस्ट की क्या चीज़ है। इंटरेस्ट के लिए भी ये बैलेंस शीट में दिख ही रहा है मुझे अमाउंट। लॉन्ग टर्म आपके पास में लोन है, इसके अलावा तो कोई चीज़ है ही नहीं जिस पे इंटरेस्ट पे करना पड़े। कहता है कि 15 लाख की हमारे पास में लॉन्ग टर्म लोन है जिस पे 10% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जिस पे 10% इंटरेस्ट पे करना होगा, ठीक है। तो 15 लाख इंटू 10% मतलब कि 1,50,000 इंटरेस्ट है, 1,50,000 इंटरेस्ट है। तो ये माइनस कर देंगे, मतलब कि यहाँ पे कोई अमाउंट रहा होगा जिसमें से ये माइनस किया तो ये 5,60,000 आया होगा। तो मेन अमाउंट क्या होगा? तो 5,60,000 में ऐड कर दो 1,50,000 तो आपको मेन अमाउंट मिल जाएगा 5,60,000 प्लस 1,50,000। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा, जो आपका आंसर आ चुका है 7,10,000, ठीक है। 7,10,000 ये आपका आंसर आ चुका करंट ईयर का ईबीआईटी। अब करंट ईयर का ईबीआईटी मिल चुका है, कहता है कि एक्सपेक्टेड कितना होगा, तो इसमें ऐड कर दो 2 लाख रुपीज़ तो वो एक्सपेक्टेड बन जाएगा, ठीक है। 2 लाख रुपीज़ हम ऐड कर देंगे तो वो क्या चीज़ बन जाएगी? एक्सपेक्टेड ईबीआईटी जो हमें चाहिए, ठीक है। एक्सपेक्टेड ईबीआईटी हमें मिल जाएगा कितना? 9,10,000, 9,10,000, ठीक है। बस स्टार्ट हो चुका है, अब तो काम खत्म। ईबीआईटी हमें दोनों मिल चुके हैं तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे ये फॉर्मेट बना के, ठीक है। सॉल्यूशन में ले चलता हूँ ताकि हमारा ज़्यादा टाइम ना लगे। क्वेश्चन नंबर 11, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 11। हमारा फॉर्मेट आप बनाएंगे, आप जो मेन फॉर्मेट ये रहा फॉर्मेट ये, ठीक है। कैलकुलेशन तो वर्किंग नोट में दिखाएंगे, फॉर्मेट यहाँ पे बनाना पड़ेगा। मेन फॉर्मेट तो यही है कि हमें यहाँ पे बेसिकली ईपीएस निकालना पड़ेगा और एमपीएस निकालने के लिए अगर कोई चीज़ गिवन है तो मैंने कहा था कि ऑलवेज हम एमपीएस निकालेंगे, ठीक है। पीई रेशियो क्वेश्चन में गिवन है इसलिए हमें एमपीएस निकालना पड़ेगा और एमपीएस के बेस पे हम यहाँ पे आंसर देंगे। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो यहाँ पे कोई डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे ईबीआईटी हमें मिल चुका है, ईबीआईटी की स्टार्टिंग हम यहाँ पे कर देंगे। ईबीआईटी 9,10,000 है, दोनों के लिए सेम ही रहता है ऑब्वियसली, ठीक है। अब बताइए अल्टरनेटिव 1 क्या कहता है? अल्टरनेटिव 1 कहता है कि आप एक काम करिए, 80% जो अमाउंट है उसके लिए आप एक डिबेंचर इशू कर दीजिए 14% के हिसाब से, मतलब कि उस पर 14% टैक्स रेट आपको पे करना पड़ेगा। और आप जो है 20% के लिए इक्विटी शेयर इशू करिए, ठीक है। तो ईबीआईटी में से हमें क्या माइनस करना होता है? इंटरेस्ट माइनस करना होता है। पहले फॉर्मेट ही लिखेंगे, हाँ। ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो आपको ईबीटी मिलेगा। ईबीटी कह सकते हैं, पीबीटी कह सकते हैं, दोनों एक ही है। इसके बाद टैक्स माइनस करेंगे तो अर्निंग आफ्टर टैक्स मिलेगा या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दोनों वर्ड एक ही है। और आपको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करना है तो ईपीएस मिल जाएगा। अब आंसर तो इस पे ही देना होता है ईपीएस पे, लेकिन अगर क्वेश्चन में एमपीएस निकालने की इन्फॉर्मेशन देता है तो ऑलवेज हमें फिर क्या करना पड़ता है? एमपीएस के बेस पे आंसर देना पड़ता है। और हालांकि क्वेश्चन में पीई रेशियो की कोई बात थी
और मैं आपको ऑलरेडी अपने नोट्स में लिखवा चुका हूँ कि अर्निंग पर शेयर आपका है, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे अगर पी रेशियो तो आपको एमपीएस मिल जाएगा और एमपीएस के बेस पे हम यहाँ पे आंसर देंगे। सबसे पहले ये फॉर्मेट लिख दिया और ईबीआईटी लिख दिया। अब यहाँ पे एक के बाद एक वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। अल्टरनेटिव 1 कहता है कि 80% हम डेप्थ इशू करेंगे, तो पहले से जो डेप्थ चल रही है उसका तो इंटरेस्ट पे करना ही करना है। कितना पे होगा? 15 लाख का 10%, 1,50,000। वो तो कहीं पे भी कोई भी अल्टरनेटिव हो, दोनों में पे करना ही करना है। करंटली तो हमें जो इंटरेस्ट लग रहा है वो तो पे करना ही करना है, और न्यू आप जितना इशू करेंगे डेप्थ उस पर। तो न्यू की बात करें तो अल्टरनेटिव 1 कहता है कि आप एक काम करिए, 14% डिबेंचर वाले 80% अमाउंट इशू कर दीजिए। 80% मतलब कि आपको 80% करना है, तो 10 लाख रुपए की ज़रूरत है। 80% मतलब कि 8 लाख, और 8 लाख का 14% करेंगे तो वो इंटरेस्ट रेट आ जाएगा 1,12,000। काम खत्म, ठीक है, 1,12,000। अल्टरनेटिव 2 की बात करें तो कहता है कि राइज 10% ऑफ द फंड राइज्ड बाय इशू 8% इरिडीमेबल डिबेंचर। तो उस पर 8% इरिडीमेबल डिबेंचर मतलब कि 8% के हिसाब से रेट लगेगा, लेकिन 10% अमाउंट ही हमें डेब्ट से इशू करना है, बाकी का तो इक्विटी पे इंटरेस्ट नहीं लगता, उस पर डिविडेंड पे करना होता है। तो यहाँ पे सिंपली 10% पे इंटरेस्ट पे करना है, तो 10 लाख का 10% मतलब कि 1 लाख, 1 लाख का 8% 8,000। तो ये लीजिए अल्टरनेटिव 2 का इंटरेस्ट आ चुका। अब सिंपली इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल जाएगा, और टैक्स माइनस करेंगे 25% है, 25% माइनस करिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिल जाएगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में डिवाइड बाय करना है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अब यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इक्विटी शेयर है कितने। देखिए 20,000 तो ऑलरेडी पड़े हुए इक्विटी शेयर, ठीक है, और कितने हमें इशू करने पड़े वो मेन है। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। हमें यहाँ पे अल्टरनेटिव 1 की बात करें, अगर अल्टरनेटिव 1 की बात करें तो अल्टरनेटिव 1 क्या कहता था, 20% अमाउंट जो है वो कहाँ से लेंगे, इक्विटी से, और इक्विटी कैसे इशू करेंगे, 33.33% प्रीमियम से। तो देखिए 20% अमाउंट मतलब कि 2 लाख रुपीज़ इक्विटी से लेंगे, 2 लाख रुपीज़ इक्विटी से आएगा, और डिवाइड बाई करेंगे अगर नंबर ऑफ शेयर्स, डिवाइड बाई करेंगे हम नंबर ऑफ शेयर का प्राइस, तो हमें नंबर ऑफ शेयर मिल जाएगा। तो पर शेयर अमाउंट कितनी होगी, तो कहता है 33.33% प्रीमियम, और एक शेयर कितने का है, क्वेश्चन में कह रखा है 100 रुपीज़ का एक शेयर है, तो 100 प्लस 33.33% मतलब कि 133.33 आपके पास में अमाउंट है एक शेयर का, तो डिवाइड बाय कर दो, नंबर ऑफ शेयर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऑलरेडी 20,000 तो हमारे पास एग्जिस्टिंग है ही, ठीक है। इसमें ऐड करेंगे जो आप अल्टरनेटिव 1 से इशू करेंगे, तो 2 लाख डिवाइड बाई 133.33 आपके पास में 1500, ठीक है, पॉइंट में आएगा, लेकिन आपके जो शेयर्स होते हैं वो पॉइंट में नहीं होते, इसलिए यहाँ पे राउंड फिगर ही आंसर आता है 1500, ठीक है। तो 20,000 तो था, 1500 और, तो 1500 प्लस 20,000, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 21,500, ठीक है, 21,500। ये लीजिए 21,500 आपके पास में आंसर आ रहा है, ठीक है, ये आपका 21,500। और उसी तरीके से यहाँ पे अल्टरनेटिव 2 के हिसाब से कैलकुलेट करें तो 20,000 तो ऑलरेडी है ही हमारा एग्जिस्टिंग, और अल्टरनेटिव 2 में क्या कहता है, 90% जो पार्ट है वो हम इशू करेंगे इक्विटी शेयर के हिसाब से, और कहता है कि ये मार्केट प्राइस इसकी 125 के हिसाब से। तो इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये आपका यहाँ पे सॉल्यूशन। अब यहाँ पे कैलकुलेशन दिखा देता हूँ डायरेक्टली। बताइए, कैलकुलेटर आपके पास में होना चाहिए। बताइए 90% अमाउंट इक्विटी शेयर से, मतलब कि 10 लाख का 90% अमाउंट इक्विटी शेयर से लेंगे, 90% मतलब कि 9 लाख, और कितने का शेयर होगा, मार्केट प्राइस ही लेंगे, ठीक है। कहता है 125 है तो कंपनी उसी पे ही तो इशू करेंगे, तो 9 लाख डिवाइड बाई 125, तो 7,200, और 7,200 और या 20,000 तो आपके पास में ऑलरेडी पहले से पड़े हुए, ठीक है, 20,000 ऑलरेडी आपके पास में पड़े हुए हैं, तो 20,000 प्लस 7,200, तो यहाँ पे 27,200 आपके पास में आंसर आ जाएगा। ईपीएस आपके सामने होगा, ईपीएस आपके सामने होगा। अब पीई रेशियो की हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। पीई रेशियो के लिए कंडीशन थी, इसलिए हमें उसे देखना पड़ेगा। ऐसा सेम क्वेश्चन हम इलस्ट्रेशन देख चुके हैं, ऐसा सेम इलस्ट्रेशन हम देख चुके हैं, आपको ये कैलकुलेशन आनी चाहिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कि अगर इक्विटी शेयर कैपिटल 10% बढ़ जाती है, 10% मोर देन 10%, मतलब कि 10% से ज़्यादा अगर चली जाती है, तो करंट इक्विटी शेयर जो कैपिटल है उसकी कंपैरिजन की बात कर रहा है कि अगर उसकी कंपैरिजन में
10% से ज़्यादा अगर आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ गई तो आपकी पीई रेशियो जो है वो 8.5 हो जाएगा। ठीक है, कहता है ही एक्सपेक्ट द पीई रेशियो ऑफ द कंपनी विल इंक्रीज टू 8.5 पर। ठीक है, 8.5 रुपीज़ आपके पास 8.5 हो जाएगा आपका, बेसिकली ये रेशियो होता है तो 8.5, राइट। लेकिन कहता है कि एवरेज जो डेप्ट रेशियो है फॉर द फर्म इन इंडस्ट्री इज 35%, अगर उससे ज़्यादा आप जाएंगे, ठीक है, तो पीई रेशियो जो है वो 7 हो जाएगा। ये चीज़ आपको कहना चाहता है। अब सिंपली हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे डेप्ट इक्विटी रेशियो चेक करना पड़ेगा और इक्विटी शेयर कैपिटल चेक करनी पड़ेगी। दोनों चीज़ हम चेक करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं इन लोगों ने कैलकुलेशन कर रखी है, तो मैं डायरेक्ट वहीं से बता देता हूँ, अपना टाइम भी बच जाएगा, बिकॉज हम इस तरीके का क्वेश्चन ऑलरेडी करवा चुके हैं। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे वर्किंग नोट 1 में इन लोगों ने कैलकुलेशन दे रखी है। कहता है कि देखिए, सबसे पहले 15 लाख की डेप्थ तो ऑलरेडी है ही। ठीक है, करंटली आपके 15 लाख की डेप्थ तो है ही, तो उसमें तो कोई सोचने वाली बात नहीं है। बस एक्स्ट्रा कितने डेप्थ इशू करते हैं उससे हमें मिल जाएगा टोटल डेप्थ। क्यों? क्योंकि हमें डेप्थ रेशियो देखना है। डेप्थ रेशियो हम देखेंगे कि क्या वो 35% से एक्सीड कर गया है। अगर कर गया है तो पी रेशियो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमें ये चेक करना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पे डेप्थ देख लेते हैं। तो डेप्थ देखिए, अल्टरनेटिव 1 की बात करें, अल्टरनेटिव 2 की बात करें। ठीक है, अल्टरनेटिव 1 क्या कहता था, अल्टरनेटिव 1 कहता था कि 80% हम डेप्थ इशू करेंगे। 80% मतलब कि कितना सर, 8 लाख। 8 लाख देख लीजिए, यहाँ पे ऐड करेंगे तो टोटल डेप्थ मिल जाएगी आपको यहाँ पे। ठीक है, और दूसरा अल्टरनेटिव कहता था नहीं नहीं, हम तो 10% ही डेप्थ इशू करेंगे, बाकी के इक्विटी शेयर। 10 लाख का 10% मतलब कि 1 लाख, तो यहाँ पे 1 लाख हमने डाल दिया और आपके पास में 16 लाख आंसर आ गया। लीजिए, काम खत्म। तो टोटल डेप्थ हमें मिल चुकी है। ओके, राइट। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन यहाँ पे हम देखें, अब हमें सिंपली डेप्थ रेशियो देखना है। डेप्थ रेशियो हम देखेंगे, डेप्थ रेशियो आपका जो है अगर 35% से एक्सीड कर गया है तो हम क्या कहेंगे कि पी रेशियो 7 है, वरना फिर वो 8.5 रहेगा। ठीक है, तो आइए जल्दी से देख लेते हैं डेप्थ रेशियो। अब डेप्थ रेशियो आप अपने रेशियो एनालिसिस चैप्टर में उसके फॉर्मूलेस पढ़ते हैं। ठीक है, डेप्थ रेशियो का, और डेप्थ रेशियो के लिए आपको कैलकुलेशन इन लोगों ने यहाँ पे कर रखी है। देखिए, कहता है कि डेप्थ रेशियो का फॉर्मूला क्या रहेगा सर, डेप्थ डिवाइड बाय, सिर्फ डेप्थ रेशियो लिखा है इसलिए हमें कैपिटल एम्प्लॉयड लेना पड़ेगा। कई बार डेप्थ इक्विटी रेशियो लिखते हैं, इस तरीके का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं और वहाँ पे क्लियरली बता रखा होता है। अगर क्लियरली क्वेश्चन में बता रखा है तो फिर वही लेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ लिखा है डेप्थ रेशियो। डेप्थ रेशियो लिखा है इसलिए हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डेप्थ डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब आपको ऑलरेडी पता ही है, क्योंकि रेशियो एनालिसिस में हम पढ़ के आते हैं कि आपके पास में सारी चीज़ें जितनी भी होती है वो सारी चीज़ें हम ऐड कर देते हैं, सारी की सारी। डेप्थ है, इक्विटी है, ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस है, सारी चीज़ें। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आ जाती है। तो वही कैपिटल आप जो रेशियो एनालिसिस में पढ़ते हैं, तो देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल है, हमारे पास में रिजर्व एंड सरप्लस है। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस 10% हमारे पास में डेप्थ है। ठीक है, जो ऑलरेडी अवेलेबल है वो सबसे पहले लिख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ गई। ठीक है, 10% आपके पास में डेप्थ, रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है, और आपके पास में इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा, अब यहाँ पे हमने न्यूली इशू क्या किया है वो देखेंगे। तो अल्टरनेटिव 1 की बात करें तो कहता है कि 14% डिबेंचर्स हम इशू करेंगे 8 लाख। ठीक है, अल्टरनेटिव 1 के हिसाब से, और बस इतना ही काम है। अल्टरनेटिव 1 में इतना ही था। ठीक है, तो यहाँ पे इन सब का टोटल लगेंगे 55 लाख रुपीज़ आपका आ जाएगा। ठीक है, वहीं पे अगर मैं अल्टरनेटिव 2 की बात करूँ तो पहले 3 चीज़ें तो ऑलमोस्ट सेम है। रिजर्व एंड सरप्लस में यहाँ पे देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, आप डिविडेंड बांटेंगे। ठीक है, आप डिविडेंड वगैरह बांटेंगे तो उस चीज़ को हमें यहाँ पे ध्यान में लेके कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसलिए रिजर्व एंड सरप्लस में आपको कैलकुलेशन ध्यान में रखनी पड़ती है। रिजर्व एंड सरप्लस दोनों में है। ठीक है, तो रिजर्व एंड सरप्लस के लिए यहाँ पे कैलकुलेशन इन लोगों ने कर रखी है, तो हम यहीं पे देख लेंगे। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस के लिए कैलकुलेशन कहाँ पे है इनकी, हमें ही करवानी पड़ेगी कैलकुलेशन। वैसे यहाँ पे कैलकुलेशन तो चलिए करवा रखी है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे लिखवा के ही करवा देता हूँ। तो यहाँ पे आप जो है ऊपर से मैं कैलकुलेशन दिखा दूँ। वैसे ये कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, इसी तरीके से हम करेंगे, लेकिन बस आपको एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी दे दूँ तो आपको समझ में ज़्यादा आ जाएगा।
अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो रिजर्व एंड सरप्लस ऑलरेडी 10 लाख रुपीज़ तो है ही, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10 लाख रुपीज़ तो ऑलरेडी रिजर्व एंड सरप्लस है, ठीक है। तो ये तो आपका रहेगा। न्यू रिजर्व एंड सरप्लस कितना होगा वो हमें चाहिए, ठीक है। 10 लाख रुपीज़ तो ऑलरेडी रिजर्व एंड सरप्लस पड़ा हुआ है, ओके। इसमें हमें देखना है कि कितना रिजर्व एंड सरप्लस ऐड या फिर लेस हुआ। हो सकता है कम भी हो जाए, हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए, ठीक है। अब बेसिकली रिजर्व एंड सरप्लस के लिए हम यहाँ पे देखेंगे अल्टरनेटिव में कि आपने शेयर कितना इशू करा है और उसके हिसाब से अमाउंट कितना रहा, ठीक है। क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस में क्या चीज़ें आती है सर, रिजर्व एंड सरप्लस में आपके प्रीमियम वगैरह आपने जो यहाँ पे कलेक्ट किया होगा वही प्रीमियम वगैरह रिजर्व एंड सरप्लस में ही तो जाते हैं, आप बैलेंस शीट वगैरह पढ़ के आते हैं। तो अल्टरनेटिव 1 में देखूँ तो आपने 10% जो है, 10% जो अमाउंट 20% सॉरी 80% डिबेंचर और 20% इक्विटी से लाया था। 20% इक्विटी मतलब कि कितना है 2 लाख रुपीज़, 20% इक्विटी मतलब 2 लाख, ठीक है। इसको आपने प्रीमियम पे बेचा था, ठीक है। टोटल 1500 शेयर होते थे, प्रीमियम पे 33.33% प्रीमियम था। तो मुझे बताएंगे आप कि एग्जैक्टली पूरा अमाउंट प्रीमियम का कितना होगा। तो सर ओबियसली हम बता देंगे 1500 शेयर है, एक शेयर पे 33.33 रुपीज़ प्रीमियम का मिलेगा। तो टोटल प्रीमियम का अमाउंट कितना होगा 1500 इंटू 33.333, इस तरीके से करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 50,000, ठीक है 50,000। तो ये 50,000 आपके पास में आंसर आएगा। लीजिए, तो अल्टरनेटिव 1 के हिसाब से आपका आंसर 10,50,000 आ जाएगा, ठीक है 10,50,000। ये रिजर्व एंड सरप्लस न्यू, ठीक है, आफ्टर प्लान एक्सपेंशन प्लान के बाद आपका न्यू रिजर्व एंड सरप्लस ये रहा, ठीक है। ये लीजिए, ये अल्टरनेटिव 1 के लिए। उसी तरीके से अगर अल्टरनेटिव 2 के लिए कैलकुलेशन करें तो ऑलरेडी 10 लाख तो है ही हमारे पास में, बस न्यू ऐड कितना होगा तो हमें इक्विटी शेयर देखने पड़ेंगे। इसमें इक्विटी शेयर कितने इशू करे थे तो यहाँ पे कुछ 125 के हिसाब से हम इशू करने वाले थे और 10% डिबेंचर और 90% जो है हम यहाँ से 90% हम यहाँ पे इक्विटी से लेने वाले थे। 90% मतलब कि 9 लाख और 9 लाख डिवाइड बाय हम करने वाले थे 125, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, एक मिनट ज़रा जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे 125, ठीक है 125 आपके पास में हो जाएगा और 125 यहाँ पे करेंगे तो हमारा कितना आंसर आ रहा था 9 लाख डिवाइड बाई 125, तो ये 7,200, ठीक है। तो 7,200 शेयर्स थे आपके पास में। अब बताइए मुझे इसमें प्रीमियम कितना था, तो कहता था 100 रुपये का एक शेयर है, 125 में दे रहा है तो 25 रुपये प्रीमियम है। डायरेक्टली आप प्रीमियम का अमाउंट निकाल सकते हैं, 25 कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो 7,200 इंटू 25, तो यहाँ पे 1,80,000। तो यहाँ पे अगर हम करें तो 1,80,000 आपका यहाँ पे टोटल आ जाएगा। इसमें अगर हम ऐड कर दें तो ये आपका आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। तो 10 लाख प्लस 1,80,000 तो 11,80,000, 11,80,000। लीजिए, दोनों कैलकुलेशन हमने कर दी, ठीक है। अल्टरनेटिव 1 के लिए रिजर्व एंड सरप्लस कितना होगा और अल्टरनेटिव 2 के लिए रिजर्व एंड सरप्लस कितना होगा, ये रिजर्व एंड सरप्लस की कैलकुलेशन लीजिए, ठीक है। तो कंप्लीट, तो सिंपली यहाँ पे हमने ये कैलकुलेशन कर दी। यहाँ पे सिंपली वो वैल्यू हम पुट कर देंगे, देखिए 10,50,000 और यहाँ पे 11,80,000 जो हमने यहाँ पे निकाला, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास में क्लियर, ओके। इसके बाद हम सिंपली यहाँ पे ये चीज़ तो निकाल चुके हैं, आप टोटल निकाल लेंगे। आपका दोनों का कैपिटल एम्प्लॉयड आ चुका है 55 लाख रुपीज़, ठीक है। दोनों का 55 लाख रुपीज़ यहाँ पे आ चुका है, जो कि आप यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, बाकी की चीज़ें तो सेम रहेगी, बस रिजर्व एंड सरप्लस में चेंज होगा, इसलिए क्योंकि हमने डिफरेंट शेयर को डिफरेंट प्रीमियम के हिसाब से इशू किया है, ठीक है। ये चीज़ जैसे मिल जाती है हम सिंपली यहाँ पे आ जाएंगे वापस अपनी टेबल पे और कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर देंगे कि हमने हमारा डेप्थ इतना है और कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों का 55 लाख रुपीज़ है। सिंपली हम परसेंटेज निकाल लेंगे, कितना परसेंटेज हुआ, तो कीजिए डेप्थ डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड कर देंगे, डेप्थ डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, तो आपका परसेंटेज निकल के आ जाएगा, ठीक है। 41.82% यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे 16 डिवाइड बाई 50, ठीक है, 16 लाख डिवाइड बाई 55,000, तो यहाँ पे ये आपका आंसर आ जाएगा। और जैसे ही आपका आंसर, ये परसेंटेज आप लिख सकते हैं, ठीक है, इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज आपका, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सामने आपका आंसर, ठीक है।
अब ये परसेंटेज आप कंपेयर करिए, क्वेश्चन में कितना कहा था सर, 35% से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। अगर 35% से एक्सीड कर गया, 35% से एक्सीड कर गया तो आपको सिंपली क्या कहता था, आपका पी रेशियो कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ पे तो अगर हम देखें डेप्थ के हिसाब से, तो डेप्थ के हिसाब से इसका पी रेशियो 7 हो जाना चाहिए। ये 35% से एक्सीड नहीं कर रहा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो एक और कंडीशन कही थी सर, एक और कंडीशन, ये तो चेक कर लिया आपने। एक और कंडीशन कहा कि यहाँ पे डेप्थ आपका इंक्रीज नहीं हो रहा है, मतलब कि डेप्थ तो चलो ठीक है, तो 7 से आप बच गए। लेकिन दूसरा एक और कहा है कि अगर यहाँ पे तो चलो सिलेक्ट हो गए 7, अब दूसरे में जहाँ पे रह गया, जो अप्लाई नहीं हुआ 35%, वहाँ पे एक और चीज़ चेक करना। कहता है कि आप इक्विटी कैपिटल भी देख लेना, क्या इक्विटी कैपिटल 10% से ज़्यादा एक्सीड कर रही है। 10% से ज़्यादा एक्सीड कर रही है तो वो 8.5 होगा, ठीक है। कोई भी एक ही कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगी। अब मान लीजिए यहाँ पे ये कंडीशन अप्लाई हो चुकी, इसके लिए यहाँ पे 7 हो गया, तो अब इसकी इक्विटी शेयर कैपिटल की चीज़ें देखेंगे ना, वो 10% से एक्सीड नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि इतना कंफ्यूज नहीं होता यहाँ पे, सिंपली इस तरीके से क्वेश्चन ड्राफ्ट किया जाता है कि कोई भी एक यहाँ पे अल्टरनेटिव में कोई एक कंडीशन अप्लाई हो। तो अब जैसे कि यहाँ पे तो ऑलरेडी ये 35% वाली अप्लाई हो गई, तो इसका आप इक्विटी परसेंटेज निकालेंगे तो वो 10% से कम ही आएगा। सर परसेंटेज कैसे, ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं क्योंकि 20 लाख तो ऑलरेडी है हमारे पास में, ठीक है। और न्यू इक्विटी शेयर इशू करने से कितना हो जाएगा ये आपका निकाल सकते हैं ना, शेयर आपके पास में है, अमाउंट निकाल लीजिए, ठीक है। कि सिंपल है, 100 रुपये का एक शेयर है तो 1500 इंटू 100, और हमारे पास में ऑलरेडी कितनी कैपिटल है 20 लाख, तो 20 लाख और 1500 इंटू 100 उसमें ऐड कर देना तो 21,50,000 आ जाएगा। और उसी तरीके से यहाँ पे कितने शेयर है 7200 इंटू 100 कर देना और 20 लाख में ऐड कर देना तो ये कैपिटल आ जाएगी, सिंपली कैपिटल आ जाएगी। आप चेंजेस देखेंगे कितना चेंजेस हुआ यहाँ पे 1.5 लाख का, ठीक है। और यहाँ पे 1.5 लाख का चेंजेस हुआ, सिंपली आप उसका परसेंटेज निकालेंगे कितना आ रहा है। तो ये तो परसेंटेज निकालना तो आपको आता ही है कि 1.5 लाख डिवाइड बाई पहले कितना इक्विटी शेयर कैपिटल था वो करेंगे, तो डिवाइड बाई 20 लाख, तो 8 डिवाइड बाई 20 लाख, ठीक है। 1,50,000 डिवाइड बाई 20 लाख तो 7.5% आ रहा होगा। उसी तरीके से यहाँ पे डिफरेंस कितना हुआ, यहाँ पे 7,20,000 का डिफरेंस है, ठीक है। तो डिवाइड बाई कर देंगे, ठीक है। 20 लाख रुपीज़ यहाँ पे डिवाइड बाई कर देना, परसेंटेज निकाल लेना तो 36% आएगा। 7,20,000 डिवाइड बाई 20 लाख 36%। अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन अप्लाई हो जाती है, पहली कंडीशन तो यहाँ पे अप्लाई नहीं हुई क्योंकि यहाँ पे 35% से कम था तो इसका पी रेशियो जो है 7 नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं दूसरी की बात करूँ तो कहता है कि पी रेशियो 8.5 हो जाएगा अगर इक्विटी शेयर कैपिटल 10% से इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे तो इंक्रीजमेंट कितना है 7.5%, मतलब कि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे तो पहली अप्लाई हो चुकी, ये 7 हो गया। लेकिन यहाँ पे पहले में अप्लाई नहीं हुआ, लेकिन दूसरे में कंडीशन अप्लाई हो गई, कौन सी 10% वाली, तो यहाँ पे कितना हो गया 8.5। जैसे ही ये मिल जाता है आपको काम खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, आपके सामने ये आंसर आ जाएगा एमपीएस, ठीक है। एमपीएस जैसे ही आंसर आ गया आप बता सकते हैं जिसका एमपीएस ज़्यादा वो आपका बेहतर रहेगा, ठीक है। लेकिन इसी के साथ यहाँ पे इसने 2-3 चीज़ें भी पूछी थी। ईपीएस निकाली, ईपीएस तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं। एमपीएस निकाली, एमपीएस भी हमने निकाल के दे दिया, तो ईपीएस एमपीएस खत्म। तो ये चीज़ तो आपका जो है ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गया हमारे फॉर्मेट के साथ, कुछ करना ही नहीं पड़ा। इसके बाद अलग से पूछा है कि फाइनेंशियल लीवरेज बताए। फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला हम ऑलरेडी लीवरेज चैप्टर में पढ़ के आते हैं, ठीक है। तो लीवरेज में आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पे ईबीआईटी डिवाइड बाय हम ईबीटी करते हैं, ईबीटी का है पीबीटी का है, दोनों एक ही है। तो सिंपली वही करेंगे, ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीआईटी डिवाइड बाई ईबीटी, ठीक है। तो ईबीटी यहाँ पे ईबीआईटी ये रहा आपका और ईबीटी आपका ये रहा, सिंपली डिवाइड करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा फाइनेंशियल लीवरेज और काम खत्म, ठीक है। अब बस एक ही चीज़ पूछिए, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है, बुक वैल्यू वेट के हिसाब से, ठीक है। बुक वैल्यू वेट के हिसाब से हम ये 2 चीज़ हमें निकालनी है। तो बस यहाँ पे ये 2 चीज़ ही निकालनी है, काम खत्म। उसके बाद चलिए अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे दोनों पूछे, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। एक मिनट में, हाँ, तो यहाँ पे दोनों चीज़ें पूछी है, वेटेड एवरेज और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ। वैसे तो मैंने आपको कहा था कि इसमें बेसिकली थियोरेटिकल ही डिफरेंस होता है, लेकिन इस बार यहाँ पे प्रैक्टिकल में ये चीज़ पूछी है। तो मैं आपको बता दूँ वैसे कोई दोनों में डिफरेंस नहीं होता, दोनों एक ही चीज़ होती है। बस यहाँ पे डिफरेंस मेन इज़ थियोरेटिकल डिफरेंस रहता है। कि थियोरेटिकल डिफरेंस क्या होता है कि वेटेड एवरेज क्या है कि पूरी चीज़ें लेके चलता है, मतलब कि आपकी डेप्थ की मैं यहाँ पे बेसिकली बात करूँ तो यहाँ पे डेप्थ में क्या होता है
वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पुराना जो आपके पास में ऑलरेडी डेप्थ होता है करंट, जैसे कि इस एग्जांपल में हम बात करें तो ये आपके पास में डेप्थ की बात करें तो यहाँ पे ये देखिए 10% लॉन्ग टर्म डेप्थ आपके पास में ऑलरेडी है। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पुराना डेप्थ और न्यू इशू कर रहे हैं वो डेप्थ दोनों को लेके चलता है। जबकि मार्जिनल क्या होता है, मार्जिनल सिर्फ चेंजेस देखता है, मतलब कि आपने पुराना डेप्थ कितना था वो नहीं पता, ठीक है, वो कैलकुलेशन नहीं मिल लेता। वो सिंपली क्या देखता है, वो सिंपली देखता है कि करंटली कितना है आपने न्यूली, ठीक है, मैं बेसिकली कह रहा हूँ न्यूली। वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल न्यूली चीज़ों को कंसिडर करता है। जैसे कि हम इस एग्जांपल में यहाँ पे इसी क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे देखिए वेटेड एवरेज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये दोनों निकालना है, ठीक है। तो सिंपली देखिए सबसे पहले तो ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर तो है नहीं, कॉस्ट ऑफ डेप्थ वगैरह निकालेंगे। ये फॉर्मूला तो वैसे आपको पता है, वो यहाँ पे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कॉलम बना लेंगे, कॉलम मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि कैपिटल का एक कॉलम बनाएंगे, वेट का कॉलम, ठीक है। और फिर आप क्या करेंगे सर, परसेंटेज निकाल लेंगे कॉस्ट की इक्विटी, ठीक है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल लेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो मेन डिफरेंस जो यहाँ पे मैं बता रहा था वो चीज़ यहाँ पे है कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ पे देखिए तो सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये तो यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। कितना है सर उसका, यहाँ पे वेट देखें तो वेट में डिफरेंस होगा, ठीक है। वेट टोटल के बेसिस पे आपको लेना है, वेट निकालना आता है, ये टोटल डिवाइड बाय हम करते हैं, तो ये तो बहुत सारा हम कर चुके हैं। वेट आपको आता है, ठीक है, तो वेट आपको आता है, सिंपली यहाँ पे कैलकुलेशन करिए कॉस्ट की, ठीक है। और बेसिकली इक्विटी शेयर और रिजर्व एंड सरप्लस दोनों में ही आते हैं, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। बेसिकली वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होते, दोनों में आपको एक ही चीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है। उसमें कोई चेंजेस होता ही नहीं है, चेंजेस सिर्फ और सिर्फ डेप्थ के अंदर होता है, ठीक है। अब देखिए वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या कहता है, करंटली हमारे पास में 10% वाले ऑलरेडी है, 14% वाले न्यू इशू करने वाले हैं, और अल्टरनेटिव 2 जो है वो 8% वाला इशू करने वाला है। तो अल्टरनेटिव 1 के हिसाब से और 2 के हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, कैपिटल वगैरह वो तो ऊपर कैलकुलेशन है, और सिंपली फार्मूला पुट करके ये कॉस्ट निकालनी होती है, ये आपको आता है, हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, तो ये चीज़ तो आपको आती है। तो ये कैलकुलेट करके यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है। अब मेन चीज़ होती है 10% जो करंटली है, ठीक है, वो यहाँ पे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंसीडर करेगा। लेकिन अगर बात करें मार्जिनल चेंजेस को देखता है, मतलब कि आपने न्यूली कितना यहाँ पे देखा है वही चीज़ यहाँ पे ली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 14% कहता है कि इसकी कॉस्ट कितनी है, तो अगर अल्टरनेटिव 1 की पूछ रहे हो तो ये है, और अल्टरनेटिव 2 में 8% वाले है तो उसकी कॉस्ट यहाँ पे है, ठीक है, उसकी कॉस्ट यहाँ पे कैलकुलेट कर रखी है। तो इस तरीके से चीज़ें हैं, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे आपको कैलकुलेट करनी है। देखिए कॉस्ट इनकी सबकी सेम ही रहती है, ठीक है, कॉस्ट परसेंटेज दोनों के लिए सेम ही है क्योंकि चीज़ें सेम ही है, मार्जिनल का है वेटेड का है, दोनों एक ही चीज़ है। डिफरेंस इज कि मार्जिनल जो है वो सिर्फ चेंज को देता है और वेटेड जो है वो सबको लेता है, ठीक है, बस इतना। बाकी सब कुछ आप देखिए 10.95 है तो यहाँ पे भी 10.95 होगा, यहाँ पे 6 आपका आया था परसेंटेज, यहाँ पे भी 6 आएगा, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। बस एक चीज़ को इग्नोर करके चलना होता है, बस ओनली डिफरेंस। ये आपका थियोरेटिकल डिफरेंस है, ठीक है, थियरी एक बार पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। यहाँ पे समरीज आपको जो है जितना भी कैलकुलेट करा वो यहाँ पे समरी आपको प्रोवाइड की गई है, ठीक है। इतनी सी चीज़ है आपके पास में और कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता था, इजी था, इसमें कोई यहाँ पे बड़ी बात नहीं थी।